हैं कि मैं एक रजिस्टर हूं, मेरी एक लेग ये है, दूसरी लेग ये है। तो मेरी एक लेग जुड़ जाए किसी दूसरे रजिस्टर के साथ और ये वाली लेग जुड़ जाए किसी दूसरे रजिस्टर के साथ, तो मैं इसके साथ और इसके साथ किस में हूं? सीरीज में हूं। ये दोनों और हम दोनों सीरीज में। ऐसे ही हेलो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज के बाद बात करेंगे फिर इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जूल्स लॉ के बाद करेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। बच्चों क्या होता है, एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, चार्ज को कैरी करते हैं। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी कैरी कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस प्रॉपर्टी को कैरी करते हैं। तो अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसे ही किसी बॉडी के पास अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वहां पे प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, और प्रोटॉन अगर एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो बॉडी कैसी चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब चार्ज के साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। ये प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो वो Q इक्वल टू एनी होगा। Q इक्वल टू एनी होगा। व्हाट इज Q? Q इज द चार्ज ऑफ बॉडी एंड व्हाट इज N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू द बॉडी। व्हाट इज E? E इज द एलिमेंट्री चार्ज, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम कुछ ना कुछ चार्ज कैरी करता है। उस चार्ज की वैल्यू जो है वो होती है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन कम से कम इतना चार्ज तो कैरी करेगा। तो बॉडी के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, -E। दो इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो चार्ज कितना हो जाएगा, 2E। अब जहां पे गया है, लेट्स सपोज इस बॉडी के पास गया है कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा -2E और इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा +2E। E की वैल्यू पुट करेंगे 1.6 into 10⁻⁻19। तो चार्ज जो है वो एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी की फॉर्म में ट्रांसफर होगा, या तो E ट्रांसफर होगा या 2E ट्रांसफर होगा या 3E या 4E एंड सो ऑन। तो हम ये बोल सकते हैं Q इक्वल टू NE जो है वो बॉडी का चार्ज देगा। अब यहाँ पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो Q की वैल्यू कितनी गिवन है, 1। Q की वैल्यू 1 पुट कर दी। N फाइंड आउट करना है, E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये पूरा चीज कहां आ जाएगी, डिवाइड में। यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगभग कितने मिलेंगे, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज में 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि सपोज करो एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, इस टाइप से बॉडी है। इस बॉडी में हर एक प्लेस पे अलग अलग चार्ज है। इधर मान लेते हैं +2Q चार्ज है, इधर -Q चार्ज है, यहाँ पे -3Q चार्ज है, इधर +Q चार्ज है। तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ द बॉडी, ये तो बॉडी के अलग अलग पोजिशन पे चार्ज है। बॉडी का चार्ज कितना होगा, तो बॉडी के चार्ज के लिए कुछ मत करो, सबको क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो। +2 +1 3 +3 -3 कितना हो गया, 0 0 -Q। तो बॉडी का टोटल चार्ज कितना हो गया, -Q। तो ये बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज से हम बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब देखो, अगर बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करना ही पड़ेगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि एक बॉडी है कहीं पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्जिंग करने के यही मेथड है। अब चार्जिंग करने के 3 मेथड होते हैं, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन सा, कंडक्शन, रबिंग और इंडक्शन। अब दो चार्जेस अगर होंगे तो दो चार्जेस एक दूसरे पे एक फोर्स भी लगाएंगे, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कुछ नहीं होता, सिंपल सा हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them।
चार्जेस का प्रोडक्ट कितना होगा डिवाइड उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी k। ये दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। अब यहाँ पे हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उस मेन टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा बच्चों, अभी अभी हमने चार्ज को समझा, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक को अब चार्ज की फॉर्म में बोलेंगे। इलेक्ट्रिक मतलब क्या मानेंगे, चार्ज। इलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से आए, एक बॉडी में दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कौन हो रहा था, ओनली इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो रहा था। तो यहाँ पे चार्ज जो है वो हम किससे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक से। तो इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, करंट का मतलब फ्लो। तो चार्ज का फ्लो अगर किसी सर्किट में किसी वायर में हो जाए तो हम बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रही है। देखते हैं इसको। सपोज करते हैं ये वायर है। अब ये वायर है तो किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ होगा। ये जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल को हम बोलेंगे कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये मटेरियल हमारा है कॉपर। ये वायर किसका बना हुआ है, कॉपर का। और हमारे घर पे भी कॉपर लगा हुआ होता है, तो हम ये बोल सकते हैं कॉपर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, नहीं, अभी मूव नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस वायर को अगर मैं हाथ लगाऊं तो मुझे कोई करंट भी नहीं आएगा, तो हम बोल रहे हैं कि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। बट क्या होगा कि इस वायर को अगर मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूं, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। बैटरी को अगर इस टाइप से कनेक्ट करें और स्विच को ऑन करें तो इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं ये होता है नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव टर्मिनल तक फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, इसलिए इस करंट को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। फ्लो ऑफ चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ फ्लो तो नेगेटिव चार्ज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होता किसके पास है, प्रोटॉन के पास। बट प्रोटॉन कभी भी फ्लो होता ही नहीं है। प्रोटॉन कभी फ्लो होता है क्या, नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो ही नहीं कर रहा तो हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कैसे दें। तो हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं उतने ही अमाउंट के प्रोटॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक, तो करंट की डेफिनेशन हम देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और ये चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन देख लो कितने चल रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उतने ही क्या चल रहे होंगे, प्रोटॉन। तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे, कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं वो देख लेंगे और यहाँ पे हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। अब करंट की यूनिट की अगर बात करें तो करंट में फॉर्मूला आया है Q मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिवाइड में आ रहा है टाइम, तो कूलम पर सेकंड करंट की यूनिट हो गई। कूलम पर सेकंड को एक नया नाम देते हैं एम्पियर, तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, इट्स यूनिट इज कूलम पर सेकंड और एम्पियर। अब 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करें तो 1 एम्पियर को अगर डिफाइन करें तो करंट की वैल्यू अगर 1 लेके आनी है तो Q भी करना पड़ेगा 1 कूलम और टाइम भी करना पड़ेगा 1 सेकंड। 1 कूलम का मतलब हम समझ गए कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन देते हैं, if 1 coulomb charge flow in 1 second through a wire through a cross section area, then the current is said to be 1 ampere. If 1 coulomb charge is flow through a cross section of the wire, then the current in the circuit is said to be 1 ampere. ठीक है, करंट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि हमको बैटरी से मिलता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे मिलता है, बैटरी से। देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मैं यहाँ पे एक अरेंजमेंट ले लेता हूं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है। इस फील्ड में अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी एंटर करे तो ये अपना असर दिखाता है, मतलब कि एक फोर्स अप्लाई करता है। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। कंसीडर कर लेते हैं कि ये स्पेस इस पूरे जोन में है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी यहाँ पे प्लेस्ड है, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम है और एक नेगेटिव चार्ज। क्या ये दोनों उस चार्ज की तरह कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं। लेकिन इस चार्ज को हम जैसे इस बाउंड्री के अंदर लेके चले तो ये चार्ज जो है
एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसके कारण। तो ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं किस पे, इस पे, बट हम तो लेके जा रहे हैं उधर। कितने फोर्स हैं भाई, जितना ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम इसको यहाँ पे दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो क्या मुझे वर्क करना पड़ा? हाँ, किसके अगेंस्ट? उसके अगेंस्ट। तो जो वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। भाई किसी भी चार्ज को यहाँ पे पोटेंशियल है ही नहीं, क्या यहाँ पे वो अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है? नहीं, तो इस प्लेस को बोलेंगे इंफिनिटी। इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक, अब जीरो पोटेंशियल से मैं किसी पॉइंट तक लेके जाता हूं, इस पॉइंट को बोल देते हैं बी। तो मुझे वर्क करना पड़ा है, हाँ, कितना वर्क करना पड़ा है? इंफिनिटी से बी तक का वर्क करना पड़ा है। किस पे करना पड़ा है? क्यू चार्ज पे। तो किसी चार्ज पे अगर हमको वर्क करना पड़े, क्या करना पड़े? वर्क करना पड़े। किसके अगेंस्ट? एक चार्ज बॉडी के अगेंस्ट। तो हम बोलते हैं इसी चीज को क्या? पोटेंशियल। इसी चीज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। बट क्या हो कि चार्ज यहीं पे होगा और उसको मैं बी से ए पे लेके जाता, तो बी से ए पे अगर लेके जाता तो मुझे वर्क जो है वो बी से ए तक का करना पड़ता, वर्क करना पड़ता बी से ए तक का अपॉन क्यू, क्योंकि मैं चार्ज भी तो कर रहा हूं। तो क्या यहां पे पोटेंशियल होगा? हाँ, यहां पे पोटेंशियल है। पोटेंशियल होने का मतलब क्या इसके पास एबिलिटी है फोर्स लगाने की? हाँ, इस पॉइंट पे एबिलिटी है, इस पॉइंट पे एबिलिटी है, हाँ, और ज्यादा एबिलिटी है, बल्कि यहाँ पे तो कम थी, यहाँ पे एबिलिटी और बढ़ गई है। यहाँ पे आएंगे तो एबिलिटी और बढ़ जाएगी। यहाँ एबिलिटी नहीं थी तो यहाँ पोटेंशियल जीरो है। तो मैं जैसे जैसे चार्ज के पास जाऊंगा पोटेंशियल इंक्रीज कर होता जाएगा और जैसे जैसे दूर जाऊंगा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। तो बी पे भी पोटेंशियल है, ए पे भी पोटेंशियल है। ये लोअर पोटेंशियल है या हायर पोटेंशियल है? तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल अगर लेके जा रहे हैं तो क्या वर्क करना पड़ रहा है क्या? हाँ, कितना? WBA। किस पे करना पड़ रहा है? क्यू चार्ज पे। तो B से A तक जो वर्क करना पड़ा है चार्ज पे उसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के बीच में अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो वो WBA अपॉन Q से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो चीजें हमने पढ़ी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ चार्ज at any point which attract or repel another small charge body। इसकी डेफिनेशन अगर दें, वर्क डन ऑन यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या दें? वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बी लोअर पोटेंशियल पे और ए हायर पोटेंशियल पे, तो हमको वर्क करना पड़ा है। अब पोटेंशियल की यूनिट क्या दें? तो ऊपर तो आ रहा है हमारा वर्क, वर्क की यूनिट होती है जूल, डिवाइड में आ रहा है क्यू, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो जूल पर कूलम पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई और इसी को ही हम एक और नाम बोलते हैं क्या? वोल्ट। अब वापस 1 वोल्ट की डेफिनेशन देंगे तो इफ 1 जूल वर्क इज डन ऑन टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, then the potential is said to be 1 volt. If 1 joule work is done on a unit test charge, then the potential is said to be 1 volt. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। हमारे पास अलग अलग पोजीशंस हैं। ये मान लेते हैं प्लस 20 वोल्ट है, ये मान लेते हैं प्लस 2 वोल्ट है, ये प्लस 20 वोल्ट है, ये भी प्लस 20 वोल्ट है। तो एक हो गया 20 वोल्ट, दूसरा भी हो गया 20 वोल्ट, तीसरा एग्जांपल हो गया, ये हो गया माइनस 20 वोल्ट और ये हो गया प्लस 20 वोल्ट। तो यहां पे अगर हम देखें कहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, यहां ज्यादा पोटेंशियल है, तो ये बोलेंगे हायर पोटेंशियल, इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक खुद ही जा सकता है। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन इस वायर में खुद ही चलेगा यहां से। अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन ना चलता, तो प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज होता तो वो हायर से लोअर तक चलता। कौन? पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जो है वो कहां चलता? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक, और खुद ही चलता वो। सिमिलरली यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं है तो यहाँ पे किसी भी टाइप की करंट का फ्लो या फिर चार्ज का फ्लो नहीं होगा। नो फ्लो ऑफ चार्ज।
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। अब यहां पे है लोअर पोटेंशियल, यहां पे हायर पोटेंशियल, नेगेटिव को लोअर में काउंट करते हैं, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज, और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कौन चलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस का सेटअप आ जाए तो चार्जेस फ्लो कर सकते हैं। बैटरी हमको यही अरेंजमेंट प्रोवाइड कराती है। बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है छोटा टर्मिनल, एक होता है बड़ा। तो ये जो बड़ा टर्मिनल होता है ये हायर पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। नॉर्मली लोअर पोटेंशियल जो होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, और हायर पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। जैसे कि एक पेंसिल सेल की बात कर लें, तो पेंसिल सेल ये 0 वोल्ट पे होता है और ये होता है 1.5 वोल्ट पे, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है 1.5। और इस टाइप से हमारे घर की अगर हम बात करें तो हमारे घर पे तो ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल आता है, तो एक सॉकेट में पोटेंशियल जो होता है वो 220 होता है, और दूसरे स्लॉट में पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 220, और 220 पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण हमारे घर पे करंट फ्लो कट जाती है, या जितनी भी डिवाइसेस होती है उनमें करंट फ्लो कट जाती है। अब पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशन हमको बताता है कौन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की कंडीशन है क्या, कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, और हमारा जिस मटेरियल में करंट फ्लो करा रहे हैं वो मटेरियल कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वायर जो है चेंज नहीं करना है। कंसीडर करते हैं ये एक वायर है, इस वायर को हमने एक बैटरी से जोड़ा है, जैसे स्विच ऑन करेंगे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता नहीं, हम मान के चल रहे हैं। तो करंट कहां से स्टार्ट होगी, हायर पोटेंशियल से। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से चलना स्टार्ट होता है, और कहां तक जाता है, लोअर पोटेंशियल तक। तो यहां से करंट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो हमने बैटरी लगाई है, इस बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो होगा, ये पोटेंशियल हम बोल देते हैं V वोल्टेज। तो यहां से करंट चलेगी, करंट यहां से जाएगी। अब करंट यहां पे जाएगी तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये कंडक्टर या वायर जो है ये पोटेंशियल लेगा। नॉर्मली पोटेंशियल जो है एक टाइप पोटेंशियल डिफरेंस जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, तो इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी प्रोवाइडर कौन है, बैटरी। तो ये भी वो पोटेंशियल जो है ये किसको मिल जाएगा, रेजिस्टर को। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा करंट पे। हमने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो सकता है कि कुछ यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, कुछ बैटरी के अंदर ड्रॉप हो जाए, या कुछ बचे हुए वायर में ड्रॉप हो जाए, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा करंट पे। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को अपन क्या बोलेंगे, R, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और कंडक्टर। तो V अपॉन I की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। इधर हम ले लें I, इधर ले लें V, तो V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन हमको बताएगी कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। दो अलग अलग मटेरियल ले लें, ये मटेरियल 1 हो गया, ये मटेरियल 2 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा या अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है कि V कहां पे और I कहां पे। ये रहा V, ये रहा I। अब देख लो I एक्सिस से एंगल कितना ज्यादा है, इसका एंगल है θ2, इसका एंगल है θ1। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप ज्यादा है वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर होगा किससे, R2 से। बट क्या होता अगर हमारा ग्राफ इस टाइप का होता, इधर I हो गया, इधर V हो गया, ये ग्राफ बन गया, ये ग्राफ बन गया। तो स्लोप हमको देखना कहां से है, स्लोप का फॉर्मूला R इक्वल टू V बाई I है ना, R इक्वल टू V बाई I है। तो एंगल हमको I से देखना है तभी स्लोप पता पड़ेगा। यहां से ये एंगल हो गया और यहां से ये एंगल हो गया। ये वायर 1 है, ये वायर 2 है। किसका स्लोप ज्यादा है, वायर 2 का स्लोप ज्यादा है। तो 2 का स्लोप ज्यादा है, इसमें 2 का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। अब रेजिस्टेंस होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस नॉर्मली वायर की प्रॉपर्टी होती है, और इस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, करंट का अपोज करना। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक टाइप की प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी का काम होता है करंट का अपोज करना। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम करंट उसमें फ्लो होगी, ठीक है। तो V इक्वल टू IR, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ।
अब ये रेजिस्टेंस जो है कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे वहां पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा, और ज्यादा से ज्यादा चार्ज अगर फ्लो करेगा तो करंट भी क्या होगी, ज्यादा। बट क्या हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो फ्लो भी कम होगा, तो फ्लो अगर कम होगा तो वहां पे हम बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर। रेजिस्टिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो कि क्या करती है, करंट का अपोज करती है। हायर द रेजिस्टिविटी, हायर द रेजिस्टेंस, हायर द रेजिस्टेंस, लोअर द करंट इन द सर्किट। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है किससे, सिल्वर की रेजिस्टिविटी से। तो कॉपर से ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन सा बन सकता है, सिल्वर का वायर। बट सिल्वर का वायर कॉस्टली होने के कारण यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है किससे ज्यादा, कॉपर से ज्यादा। तो एल्यूमिनियम और कॉपर के कंपैरिजन में किसकी रेजिस्टिविटी कम है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है। तो कॉपर के बने हुए वायर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम। और कॉपर का वायर का रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हम कॉपर का ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। इसलिए हमारे घरों पे कॉपर के वायर लगते हैं। दूसरा, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है। एक कंडक्टर हो गया ये, एक कंडक्टर हो गया ये, दोनों की डायमीटर सेम है, मतलब कि दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, दोनों कॉपर के बने हुए हैं। बट इधर लेंथ L1 है, इधर लेंथ L2 है। तो जहां पे लेंथ ज्यादा होगी वहां रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, या तीसरी जो डिपेंडेंस है वो है एरिया पे। कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एक वायर हो गया ये जिसकी लेंथ है L, कॉपर का बना हुआ है। दूसरा वायर है ये, लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a है। तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस जो है उसको अगर R1 बोलें, इसको R2 बोलें, R1 जो है वो लेस देन होगा किससे, R2 से। मतलब कि मेरे को अगर करंट फ्लो करानी है तो मैं कौन से वायर को लगाना पसंद करूंगा, इस वायर को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट का अपोज मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। ठीक है, तो इस टाइप से रेजिस्टेंस जो है तीन चीजों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए से हम रेजिस्टेंस वायर का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे घर पे बहुत सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं और इन सारे डिवाइसेस में करंट फ्लो करता है। तो सब में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या सबका रेजिस्टेंस होगा, हाँ रेजिस्टेंस होगा। तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, फैन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और ये जब जुड़े हुए सप्लाई में, सर्किट में जब जुड़े हुए हैं तो किस टाइप से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं रेजिस्टर्स का। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज करते हैं कि मैं एक रजिस्टर हूं, मेरी एक लेग ये है, दूसरी लेग ये है। तो मेरी एक लेग जुड़ जाए किसी दूसरे रजिस्टर के साथ और ये वाली लेग जुड़ जाए किसी दूसरे रजिस्टर के साथ। तो मैं इसके साथ और इसके साथ किस में हूं, सीरीज में हूं। ये दोनों और हम दोनों सीरीज में। ऐसे ही मेरे इस वाले हाथ से एक दूसरा रजिस्टर जुड़ गया, उसकी एक लेग जुड़ गई, और मेरा जो दूसरा हाथ है वो भी उसके दूसरे लेग से जुड़ गया। तो हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ रखा है। तो हम किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। आपने सुना होगा कि हमारे घर में जो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और दिवाली के टाइम पे वो जो सीरीज लगती है वो सीरीज कौन सी होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन। वहां पे रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, सीरीज। इन दोनों कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, कंसीडर करते हैं 3 रजिस्टर्स को, मतलब 3 अलग अलग वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। इनको कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से।
बैटरी को कनेक्ट करते हैं स्विच से, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगी, ये V वोल्ट की बैटरी। जब यहां से करंट फ्लो होगी तो क्या यहां पे करंट डिवाइड होगी? नहीं, तो ये पूरी की पूरी करंट यहां पे आएगी। फिर यहां से सीधा चलेगी, क्या करंट को डिवाइड होना है? नहीं। फिर यहां से जब करंट चलेगी, क्या करंट डिवाइड होगी? नहीं। यहां से आई करंट चलेगी, आई चलेगी, आई चलेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तीनों रजिस्टर से जो करंट पास होगी वो कितनी पास होगी? आई। क्वेश्चन आ जाए कि R2 रजिस्टर से कितनी करंट जाएगी? जितनी सर्किट से निकलेगी, क्योंकि यहां से अगर आई निकलेगी तो वो भी यहां से फ्लो होगी, यहां से कोई फ्लो होगी, यहां से कोई फ्लो होगी, बट पोटेंशियल डिफरेंस सबके अलग अलग होगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इक्वल टू आई आर। तो इस वाले का पोटेंशियल ड्रॉप अगर फाइंड आउट करना है, जिसको V1 बोल देते हैं, तो V1 कितना होगा? आई R1। इसमें करंट तो आई थी लेकिन रेजिस्टेंस तो R1 था, इसका आई R1, इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? V2 इक्वल टू आई R2। करंट आई थी लेकिन रेजिस्टेंस तो R2 था, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप V3 इक्वल टू कितना हो गया? आई R3। तो ये तीनों रजिस्टर्स जो हैं इनको एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी मिलेगी कहां से? यहां से। लेकिन ये तीनों अलग अलग एनर्जी ले रहे हैं। ये कितना पोटेंशियल ले रहा है? आई R1, ये आई R2 और ये आई R3। तो हम बोल सकते हैं V1, V2 और V3 का अगर सम करेंगे, टोटल पोटेंशियल अगर देखेंगे तो वो V के इक्वल ही होगा, क्योंकि इसने पोटेंशियल दिया है, किस किस को दिया है? इसको, इसको और इसको। तो तीनों का सम V को एज इट इज पुट करें तो V1 आई R1, V2 आई R2, V3 आई R3। तीनों में से अगर I कॉमन लें तो V कितना हो गया? आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I मल्टीप्लाई कहां जाएगा? डिवाइड में R1 प्लस R2 प्लस R3। V सर्किट का पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल ही सर्किट का पोटेंशियल बोला जाएगा। I सर्किट की करंट है, बैटरी से जो करंट निकलती है उसको सर्किट करंट बोलते हैं। तो सर्किट का पोटेंशियल, सर्किट की करंट अगर आ जाएंगे तो V इक्वल टू आई आर होता ही नहीं होता है। तो V बाई आई की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कितनी आ जाएगी? R। R को क्या बोलेंगे? ये सर्किट का रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस V बाई आई की क्या कर दिया? R। तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों रजिस्टर्स को न लगा करके हम एक ही रजिस्टर लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है R, और R कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 से, और इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो यहां से भी I करंट ही निकलती V वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं, और एक नया रेजिस्टेंस बनाते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपके कभी क्वेश्चन आ जाए कि एक कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेने के लिए हमको रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि तीन अलग अलग रजिस्टर्स होंगे, एक हो गया R1, एक हो गया R2, थर्ड हो गया R3। अब इसकी लेफ्ट वाली लेग इसकी लेफ्ट से जोड़ देते हैं, और इसकी लेफ्ट वाली लेग इससे जोड़ देते हैं। अब इनकी जो सेकंड लेग है उसको भी आपस में जोड़ देते हैं, तो ये तीनों हो गए पैरेलल में। अब यहां पे जो कॉमन लेग आ गई, इस कॉमन लेग को ले जाते हैं बैटरी के एक टर्मिनल से, और जो दूसरी लेग है कॉमन लेग, तीनों की कॉमन लेग ये तो है, इस कॉमन लेग को हम जोड़ देते हैं बैटरी के दूसरे टर्मिनल से। तो ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे? पैरेलल में। और इन तीनों को मिलाकर के बैटरी के साथ कैसे जोड़ा हुआ है? पैरेलल में। सर्किट स्विच को जैसे ऑन किया, यहां से करंट निकलेगी, करंट कोई डिवाइड नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब जब यहां पे आ जाएगी, करंट यहां पे पहुंचेगी, तब करंट सोच में पड़ जाएगी कि भाई मैं कहां पे जाऊं। तो करंट की खास बात होती है, जहां पे उसका अपोज मिनिमम मिलेगा वहां से मैक्सिमम फ्लो होगी। तो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे तीनों जगह रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो तीनों जगह करंट भी क्या फ्लो होगी? अलग अलग। जहां अपोज कम होगा वहां करंट मैक्सिमम फ्लो होगी। तो कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे करंट गई I1, यहाँ करंट गई I2, यहाँ गई I3। सीरीज में कौन डिवाइड हो रहा था? पोटेंशियल। पैरेलल में कौन डिवाइड हुआ है? करंट। सीरीज में तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर्स पे अलग अलग पोटेंशियल था, तो V वोल्टेज जो तीन पार्ट्स में बढ़ गया था।
पैरेलल में 3 रजिस्टर्स हैं, तो आई करंट जो है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, I1, I2 और I3। तो I1 और R1 का अगर प्रोडक्ट करें तो यहाँ पे इनकी वैल्यू हमको मिलेगी I1 R1 जो कि V के इक्वल ही आएगा, हमें फिक्स है ये। तो I2 R2 इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी V के इक्वल आएगा। I3 R3 के प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, V। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम। सीरीज में कौन सेम होता है, करंट। तीनों जगह पे अगर I1 फाइंड आउट करें तो I1 होगी V by R1, I2 V by R2, I3 V by R3। टोटल करंट I is equal to I1 plus I2 plus I3 होगी। I1 I एज इट इज पुट करते हैं, I1 की जगह V by R1 plus V by R2 plus V by R3। सब में से अगर V कॉमन लें तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, 1 by R3। अब इस V मल्टीप्लाई वाले V को अगर डिवाइड में ले जाए तो कितना हो गया, I by V। अब V by I अगर होता तो V by I की जगह तो हम R पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, I by V। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मान लेते हैं कि V इक्वल टू IR है, मतलब एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, R। उसका एक 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, सर्किट से I करंट निकल रही है, तो V इक्वल टू IR होगा। यहाँ पे I by V की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितनी आ जाएगी, 1 by R। तो I by V की वैल्यू 1 by R, तो हम बोल सकते हैं 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो पैरेलल, तो ये तो क्लियर हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होंगे, एक तो सीरीज होगा और एक पैरेलल होगा। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी टेबल देख लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में V, I और R की वैल्यूज कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में V जो होता है वो डिफरेंट होता है, V होगा डिफरेंट, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होगा, सेम। किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस। करंट सेम होगी सीरीज में, और यहां पे पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट। रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना हो सीरीज में, इसको RS लिख लेते हैं, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं इस टाइप से, या R1 हो गया, या R2 हो गया, और ये R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, RS, जिसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, 1/RT, क्योंकि रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां पे कॉम्बिनेशन कैसा होगा, इस टाइप से। ये दोनों लेग्स किसके पास चल जाएंगी, बैटरी के पास, R1 R2 R3। ठीक है, इस टाइप से कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर डेरिवेशन करना हो तो किस टाइप से डेरिवेशन कर सकते हैं वो यहां से पता पड़ जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंट होता है, इसलिए पोटेंशियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे V1 V2 V3 की, और उन सबको ऐड कर देंगे तो किसके को लाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के। ऐसे ही पैरेलल में करंट डिफरेंट होती है, तो तीनों रेजिस्टर्स में से कितनी करंट पास हो रही है, I1 I2 I3 फाइंड आउट करेंगे, और उसको किसके इक्वल पुट करेंगे, टोटल करंट I के। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। बच्चों क्या होता है कि करंट जब भी किसी कंडक्टर से पास होती है तो वहां पे क्या होता है, अपोज होता है। किसका अपोज होता है, करंट का। कौन करता है, रजिस्टर। रेजिस्टेंस की हमने डेफिनेशन क्या दी थी कि रेजिस्टेंस इज द अपोज ऑफ करंट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस करंट पासेस थ्रू इट। तो एक रजिस्टर अगर यहां से ले लें और रजिस्टर की वैल्यू अगर R एज्यूम कर लें, और यहां से I करंट अगर फाइंड आउट हो रही, तो इस रजिस्टर पे हीट डिसिपेट होगी, मतलब हीट लॉस होगा। और ये हीट लॉस जूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीट डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो थ्रू इट। जितनी करंट इससे पास होगी उस करंट का स्क्वायर। जूल्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो बोल सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी 1, तो हीट इज इक्वल टू आ गई आई स्क्वायर आर टी। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। हीट क्या है, हीट एक टाइप की एनर्जी है, तो एनर्जी का डेरिवेशन कर दो आप इस रजिस्टर पे। अगर एनर्जी आप निकाल लोगे तो इसका मतलब हीट भी आपकी आ जाएगी। देखते हैं डेरिवेशन कैसे होगा। फिर कंसीडर करते हैं रजिस्टर जिसकी वैल्यू R है, यहां से करंट I पास हो रही है, ठीक है। तो एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है, हीट अगर फाइंड आउट करनी है तो एनर्जी फाइंड आउट करो, और एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है तो आप वर्क निकालो कि वर्क कितना हुआ है। इलेक्ट्रिक वर्क, अब इलेक्ट्रिक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, VQ, पोटेंशियल इनटू चार्ज। हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी, क्या, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क अगर फाइंड आउट करना है तो चार्ज को पोटेंशियल के पास ले जाएंगे, तो VQ आ जाएगा, VQ। अब ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ ये बोलता है कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो V इक्वल टू IR कर दो। तो ये रहा रेजिस्टर, ये रहा करंट, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा। तो V की जगह पुट करते हैं IR, और Q क्या होता है, Q चार्ज है जो कि यहां से फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां से तो हम ये मान के चलेंगे करंट फ्लो हो रही है। तो चार्ज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं I इक्वल टू Q/T से। I इक्वल टू Q/T होता है, T को अगर उधर ले जाएंगे तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IP, I into I स्क्वायर RT। तो ये वर्क आ गया, और ये वर्क की एज अ हीट डिसिपेटेड हो जाएगा, तो हीट आ गई हमारी I स्क्वायर RT। दिस इज द प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का यूज करके हमने बहुत सारी डिवाइस बनाई है, जैसे कि हमारा हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया। ये कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। हीटर की अगर बात करें तो हीटर में क्या होता है, इस टाइप से वायरिंग होती है। ये अंदर जो वायरिंग होती है ये नॉर्मली अलॉय की होती है। कौन सा अलॉय, नाइक्रोम। अलॉय इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, मेटल्स के कंपैरिजन में। हमको अगर हीट प्रोड्यूस करानी है तो हम चाहते हैं हीट ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो। हीट का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर RT। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा रखना है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, नाइक्रोम, ठीक है, जो कि एक टाइप का अलॉय है। अब हम ओनली रेजिस्टेंस को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, हम तो करंट को भी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। तो करंट भी सर्किट में क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा है तो करंट का फ्लो तो कम से कम होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, अंदर तो हमने नाइक्रोम का वायर यूज किया है, बट यहाँ पे हीटर के बाहर जो हमारी कॉर्ड होगी, पावर कॉर्ड होगी, ये पावर कॉर्ड हम बनाएंगे कॉपर की। क्यों, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली कम होता है। अब रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो इस वाली वायर में तो ज्यादा से ज्यादा करंट आएगी, तो यहां से करंट की वैल्यू क्या जाएगी, ज्यादा, क्योंकि इस वाली वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कम। तो पावर सप्लाई जब हम देंगे तो पावर सप्लाई ज्यादा जाएगी, मतलब करंट यहाँ पे ज्यादा जाएगी, और ज्यादा करंट यहाँ पे इसमें से फ्लो होगी। उस करंट का यहाँ पे क्या होगा, अपोज, और जितने ज्यादा टाइम तक ये फ्लो चलता रहेगा उतनी ज्यादा हीट यहाँ पे इंड्यूस या प्रोड्यूस होती रहेगी। तो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जितने भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट्स का ये जो रजिस्टर होता है ये वैल्यू हाई होती है, बट ये जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। ये कॉपर की बनाई जाती हैं और ये अलॉयस के बनाए जाते हैं। ये अलॉयस किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि इनका रेजिस्टेंस क्या रख सके हम, ज्यादा। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है मेटल्स के कंपैरिजन में। और यहाँ पे ये जो कनेक्टिंग वायर है, इस कनेक्टिंग वायर को हमने किसका बनाया है, कॉपर का। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है तो ज्यादा से ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर
इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइन होगी? रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, अपन को पता है, इलेक्ट्रिक वर्क होता है VQ डिवाइड T। चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम हमको देता है करंट। तो इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, VI, पोटेंशियल इनटू करंट, हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ सर्किट। अब हम इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें जूल्स ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR। तो V की जगह अगर IR पुट करें तो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, I स्क्वायर R। पावर का एक तो फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली जैसे हमने V को हटाया था, इस बार V को हटा करके I को हटाया, तो I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई R। V एज इट इज रहने देते हैं, I की जगह V बाई R पुट करते हैं, तो V स्क्वायर अपॉन R। तो पावर का एक फॉर्मूला और हो गया, V स्क्वायर अपॉन R। अब क्या होता है कि आपके न्यूमेरिकल्स में कभी कभी रेटेड पावर दे देते हैं और रेटेड पोटेंशियल दे देते हैं, और फिर क्वेश्चंस निकालने के लिए बोलते हैं कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करो, इस बल्ब के अक्रॉस कितना होगा या फिर इस बल्ब से कितनी करंट पास होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको रेटेड पोटेंशियल दे रखा है, रेटेड पावर भी दे रखी है। तो आप क्या करो, उस बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बल्ब का वो कभी चेंज नहीं होगा। ऐसा कंसीडर करके चलते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो पावर गिवन है, V अगर गिवन है तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वहां पे वो बल्ब अगर सीरीज में लगे होंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर देना, पैरेलल में लगे होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज कर लेना, और उसके बाद सर्किट करंट, सर्किट पोटेंशियल जो भी है वो सारे फाइंड आउट करके, और जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन पूछी हुई हो उसका आंसर दे देना। तो ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है मैंने बता ही दिया। इस फॉर्मूले का यूज कब करना है, जब आपका सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ हो, या फिर आपने सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया और आपको सर्किट करंट फाइंड आउट करनी हो, सर्किट पोटेंशियल गिवन हो, तो V की वैल्यू मिल जाएगी आपको, करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही चुके हैं V इक्वल टू IR से। तो V और I अगर अपन को पता है तो स्टेप से अपन पावर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी पावर टोटल सर्किट में यूज हुई है। ठीक, तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक पावर का। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की अगर बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमने ये यूज किया। तो यहां पे वर्क होता है जूल, ये होता है टाइम, तो जूल पर सेकेंड इसकी एक यूनिट हो गई। जूल पर सेकेंड को एक और नाम देते हैं क्या, वॉट, यहीं पे लिख देते हैं वॉट। और क्या हो गया, यहां से अगर हम पावर की यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर एक और यूनिट हो गई, वोल्ट एम्पियर। तो ये दो यूनिट होगी किसकी, पावर की। 1 वॉट को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, इफ 1 जूल वर्क इज डन in a unit time in a 1 second then the power is said to be 1 watt। और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आपके दे रखे हैं बुक के क्वेश्चंस में। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घर पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है या फिर जो करंट आती है तो गवर्नमेंट हमसे कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करती है। तो वो अमाउंट किस चीज के लिए चार्ज करती है, क्या पोटेंशियल के लिए चार्ज करती है, करंट के लिए चार्ज करती है, पावर के लिए चार्ज करती है, या फिर एनर्जी के लिए चार्ज करती है। देखो बेटा, जितने भी चीजों का एक्सचेंज होता है वो सब एनर्जी के लिए होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट हमसे जो चार्ज करती है वो एनर्जी के लिए लेती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था। तो वर्क अगर फाइंड आउट करें, क्योंकि एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है तो वर्क, एनर्जी के लिए आपको वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वर्क आप बोल सकते हो पावर इनटू टाइम होगा। अब पावर का फॉर्मूला अभी भी फाइंड आउट किया था, P इज इक्वल टू VI और T। तो वर्क हो गया हमारा VIT, और ये वर्क जो है यही क्या होगा हमारा एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू VIT। मतलब आप जो पावर का फॉर्मूला था, पावर के फॉर्मूले को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी एनर्जी। एनर्जी के और भी फॉर्मूले हैं क्या, V की जगह अगर IR पुट कर दें, IR पुट कर दें तो आपका I स्क्वायर RT आ जाएगा, I स्क्वायर RT।
आई स्क्वायर आर टी, अभी हमने हीट का फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया था, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है और इलेक्ट्रिक मतलब हीट का फॉर्मूला भी यही होगा, आई स्क्वायर आर टी। आई की जगह अगर वी बाई आर पुट कर दें तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। यूनिट की बात करें तो इसकी नॉर्मल यूनिट तो सबको पता है, एनर्जी की नॉर्मल यूनिट होती है जूल, बट इसकी कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होगी, कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट होगी किलोवाट आर। कितना होगा, किलोवाट आर। अब किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं ये अगर फाइंड आउट करना है तो किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट, और 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड। तो वॉट सेकंड, वॉट सेकंड को अपन क्या बोल सकते हैं, जूल भी बोल सकते हैं। तो ये 1 किलोवाट आवर की वैल्यू हो जाएगी 3600 की है यहां पे वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को क्या बोलेंगे, जूल। तो ये हो गया 360000 जूल, और इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो 3.6 इंटू 10 की पावर जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितना होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। यह आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं वो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, मैं कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपके अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।